Hey everyone, I'm your educator Nikita Kargiti. So in this video we will talk about cell cycle and cell division. अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिर सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन कैसे होता है। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर बेसिकली सेल साइकिल के स्टेजेस के बारे में एंड इंटरफेस के बारे में। अब आप कह रहे होंगे कि इंटरफेस क्या होता है, तो हम बेसिकली आज हम धीरे धीरे करके सेल साइकिल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। तो आज बस आप ये समझ लिए हमारे जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जिन्हें हम पढ़ेंगे वो है सेल साइकिल की स्टेजेस एंड इंटरफेस। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेल साइकिल, आखिर सेल साइकिल क्या होती है? हमारे चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लास 11th का ये टॉपिक है। तो बच्चों देखिए, सेल डिवीजन नाम से ही आपको पता चल रहा है कोई एक सेल है जो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है टू डॉटर सेल में। यहाँ पे क्या हो रही है, सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। क्या भाई, पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल से क्या बने, डॉटर सेल्स बने। इसे हमने क्या कहा, सेल डिवीजन। तो ये सेल साइकिल क्या होती है अगर सेल डिवीजन ये होता है? तो बच्चों देखिए, ये जो इस सेल्स पेरेंटल सेल से जब ये डॉटर सेल बन रही है ना, इसके बीच का जो टाइम है, इसके बीच के टाइम को कहते हैं हम क्या, सेल साइकिल। इसके जो बीच का टाइम है, इसके बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, इसके बीच के टाइम को कहते हैं हम सेल साइकिल। अगर आपसे पूछा जाए सेल साइकिल क्या है, ठीक है, दोबारा मैं बोल रही हूं, देखिए सेल डिवीजन क्या है, एक सेल से दो सेल बन रही है, मतलब पेरेंटल सेल से क्या बन रही है, डॉटर सेल बन रही है। इसको मैंने क्या कहा, सेल डिवीजन। सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। उसके वर्डिंग्स में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। सेल डिवीजन का मतलब है कि सेल का डिवाइड होना। सेल डिवाइड होगी तो क्या बनेगी, उसकी डॉटर सेल्स बनेंगी, राइट। लेकिन देखो बच्चों, एक सेल डायरेक्ट सीधे दो सेल्स में डिवाइड नहीं होती है, उसके बीच एक लंबा टाइम पीरियड होता है और ये टाइम पीरियड में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। एक सेल जब दूसरे दो सेल्स में डिवाइड हो रही है तो यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे क्या होता है, जब एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रही है तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली जो सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है। सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म हो गया सेल के अंदर, डीएनए हो गया। सेल के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। सेल के अंदर ही क्या मिलता है, न्यूक्लियस भी मिलता है। सेल के अंदर ही क्या मिलता है, सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, राइट बच्चों। सेल के अंदर क्या मिल रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं। सेल के अंदर प्रोटीन भी मिल रहे हैं। सेल के अंदर क्या मिल रहे हैं, एमिनो एसिड्स भी मिल रहे हैं। ये सारी चीजें किसमें मिल रही है, सेल के अंदर मिल रही है। मैंने क्या कहा, जब एक सेल से क्या बन रही है, डॉटर सेल्स बन रही है, पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बन रही है। तो पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बन रही है तो क्या सारी चीजें आती है, ये सारी की सारी चीज जो पेरेंटल सेल के पास थी वही सारी की सारी चीजें क्या किसके पास आती है, डॉटर सेल्स के पास भी आती है। तो देखिए सेल साइकिल क्या है, ये पूरी की पूरी स्टेज ना जहां पर पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बन रही है, उसके बीच का जो पूरा का पूरा टाइम है ना, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। उस टाइम में क्या होता है, देखिए बच्चों, उस टाइम में बेसिकली ये प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, डीएनए भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली, प्रोटीन, एमिनो एसिड, जितनी भी चीजें होती हैं सेल्स के अंदर वो सारी की सारी क्या होंगी, एनलार्ज होंगी। तो सेल साइकिल के अंदर होता क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है, ये जितने भी चीजें हैं जो एक पेरेंटल सेल में पाई जा रही है वो डॉटर सेल में जाने से पहले वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, इनलार्ज होंगी। तो सेल डिवीजन क्या है, सेल का डिवाइड होना। लेकिन सेल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, सेल साइकिल में इनलार्ज हो रही हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सेल साइकिल है क्या, तो सेल साइकिल बच्चों है क्या, बेसिकली सेल साइकिल इज अ टाइम पीरियड। अगर हम डेफिनेशन देखें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए सेल साइकिल की डेफिनेशन करते हैं। Cell cycle is a time period. Cell cycle is a time period between formation of new daughter cell. New daughter सेल। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सेल साइकिल क्या है, जब
पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बन रही है, जो उसके बीच का टाइम पीरियड है उसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो बहुत इजी है सेल साइकिल को समझना, बस आप इतना याद रखिए, सेल क्या होती है, पेरेंटल सेल से बन रहा है क्या, डॉटर सेल। इस प्रोसेस को तो मैंने क्या कहा, इस प्रोसेस को मैंने कहा सेल डिवीजन। लेकिन इसके बीच में जो जितना भी टाइम लग रहा है, जहां पर मैं कह रही हूं प्रोटोप्लाज्म इनलार्ज हो रहा है, डीएनए, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेली, प्रोटीन, एमिनो एसिड और भी बहुत चीजें, जितनी भी चीजें क्या हो रही है, आरएनए, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं। ये कब हो रहा है, इसके बीच का टाइम पीरियड जो है, जो जब एक सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रहा है, उसके बीच के टाइम पीरियड में ये सब कुछ हो रहा है। ये किसके अंदर आते हैं, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, सेल साइकिल के अंदर आती है। तो सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल बेसिकली एक टाइम पीरियड है किसके बीच में, न्यू डॉटर सेल के जो फॉर्मेशन का टाइम पीरियड है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, सेल साइकिल कह रहे हैं। उस टाइम पीरियड को ही हम क्या कह रहे हैं, मैं इस टाइम को ही क्या कह रही हूं, ये जो टाइम है इस टाइम को ही मैं क्या कह रही हूं, इसी टाइम को मैं कह रही हूं सेल साइकिल। सो आई होप बच्चों आपको सेल साइकिल क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ओके, एक और पॉइंट यहां पे आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे आपको कुछ एक पॉइंट याद रखने जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो मैं आप चाहे पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे दीजिए या फिर मैं कहूँ आप नीट का एग्जाम दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन सेल को कितना में जो सेल साइकिल होती है उसमें कितना टाइम लगता है। ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल का टाइम है, ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल का टाइम पीरियड है वो है 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर क्या होती है, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि वो टाइम पीरियड क्या है, सेल साइकिल का एक टाइम पीरियड है। वहीं यीस्ट में जो सेल साइकिल का टाइम पीरियड है, यीस्ट में जो सेल साइकिल का टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट में क्या होती है, सेल साइकिल होती है। तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है। सेल साइकिल है क्या, बेसिकली सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन में जो क्या हो रहा है, पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बन रही है, उसके बीच का जो टाइम है वो है आपका सेल साइकिल, जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, सारे के सारे ऑर्गेनिल्स कहूँ मैं या फिर जितनी भी चीजें आपकी सेल्स के अंदर है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे कहिए या फिर मैं कहूँ वो इनलार्ज हो रहे हैं, साइज में बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें प्रोसेस हो रही है यहाँ। अब चलिए अब बात करते हैं सेल साइकिल के स्टेजेस की। क्या होती है सेल साइकिल की स्टेजेस। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं सेल साइकिल की स्टेजेस की, तो सेल साइकिल की बेसिकली क्या होती है, यहां पर सेल साइकिल की 2 स्टेजेस हैं। ठीक है बच्चों, सेल साइकिल की कितनी स्टेजेस हैं, सेल साइकिल की यहां पे 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है, देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेज। फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं हम, इंटरफेज। तो आप याद रखिए फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इंटरफेज, एंड सेकेंड स्टेज क्या होती है, एम फेज। अब बच्चों आपको एक और चीज याद रखनी है, फर्स्ट स्टेज जो इंटरफेज है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए, इसको हम जानते हैं रेस्टिंग फेज के नाम से। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। तो ये बात भी आप याद रखेगा कि इंटरफेज को हम क्या कह रहे हैं, रेस्टिंग फेज भी कह रहे हैं। और वही एम फेज को हम क्या कहते हैं, एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो आप ये चीजें याद रखिएगा, माइटोटिक फेज कहा जाए या फिर मैं कहूँ रेस्टिंग फेज कहा जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है, इंटरफेज, एंड माइटोटिक फेज का मतलब है एम फेज। तो बच्चों अब चलिए आप देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अगर मैं बात करूं इंटरफेज की, तो देखिए बच्चों इंटरफेज के अंदर क्या क्या होगा। इंटरफेस के अंदर ये समझिए, मैं कुछ साइकिल के थ्रू आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मेरा गलत बन गया है, ये समझिए पूरे का पूरा इंटरफेस दिखा रही हूँ मैं अभी इसके अंदर, और कोई फेस नहीं दिखा रही। तो इंटरफेस में क्या देखने को मिलता है आपको, इंटरफेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा G1 फेस, S फेस एंड G2
फेज। तो आपको याद रखिए इंटरफेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको जो फेजेस देखने को मिलते हैं, पहला फेज देखने को मिलता है G1 फेज। G1 फेज के बाद दिखता है सेकेंड होता है S फेज एंड देन थर्ड होता है G2 फेज। तो ये है इंटरफेज के पार्ट। वहीं अगर मैं बात करूं माइटोटिक फेज, तो माइटोटिक फेज जो होता है, माइटोटिक फेज टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। माइटोटिक फेज जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये क्या क्या फेजेस हैं देखिए। पहला फेज आता है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस, पहला फेज आता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड फेज में आता है साइटोकाइनेसिस। अब बच्चों देखिए इसके नाम में ही इसका पूरा का पूरा आंसर छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो देखिए, पहला मैं बोल रही हूं कैरियोकाइनेसिस। तो बच्चों देखो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या बोला मैंने बच्चों, ध्यान से सुनिए। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, आपको उसके वर्डिंग से ही पता चल गया होगा। यहां इसके अंदर होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, मतलब कि न्यूक्लियस यहां पे क्या होगा, डिवाइड होगा। वहीं साइटो का मतलब आप समझ गए होंगे। साइटो का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म से है। ठीक है, साइटो का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। दैट मींस यहां पे किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो आप देखेंगे एम फेज में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। यहां पे जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहां पर जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये भी फर्दर इसके डिवीजन होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो बच्चों आपको याद रखना है, आपको क्या दिखेगा, माइटोटिक डिवीजन में क्या दिखाई देंगे, बेसिकली कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस मिलेंगे। और यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस भी कितने फेजेस में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये है सेल साइकिल की स्टेजेस। तो याद रखिएगा सेल साइकिल की 2 स्टेजेस है, इंटरफेज एंड एम फेज, जहां पर इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कह रहे हैं, जिसके अंदर 3 फेजेस पाए जाते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। वही माइटोटिक फेज जो है ये डिवाइडेड है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जहां पर कैरियोकाइनेसिस के भी फर्दर डिवीजन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, इंटरफेज। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट इंटरफेज। देखो बच्चों, इंटरफेज को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज और साथ ही साथ हम इसे कहते हैं प्री प्रिपरेटरी फेज। प्री प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जो एम फेज होता है उसके बाद दोबारा से क्या आता है, G1 फेज आता है, इसलिए हम इसे प्री प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। या फिर मैं कहूं यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन हो रही है, मतलब कि ये कहो कि सेल जो डिवाइड हो रही है, मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया, सेल जब डिवाइड होती है, ठीक है, तो डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन होनी है वो कहां से स्टार्ट हो जाती है, प्रिपरेशन होना, सेल डिवीजन की जो प्रिपरेशन होनी होती है वो यहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं प्रिपरेटरी फेज। तो बच्चों टेंशन नहीं लेना है कि क्यों इसे इस नाम दिया। आपको एक और कथन हो रहा होगा कि इसको रेस्टिंग फेज क्यों कह रहे हैं, क्या यहाँ पर रेस्ट करती है सेल? नहीं बच्चों, यहाँ पर सेल रेस्ट नहीं करती है। यहां पर इसे रेस्टिंग फेज क्यों कह रहे हैं ये समझिए। हम इसे रेस्टिंग फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होती है। यहां पर जो सेल डिवीजन होती है, इस फेज में सेल डिवीजन नहीं होती है, इस वजह से हम इसे रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल यहां पर रेस्ट कर रही है, सेल बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है बच्चों। इंटरफेज में सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, अब ये सुनिए।
यहां पर रेस्टिंग फेज तो इसलिए कहा क्योंकि यहां पर सेल डिवाइड नहीं होती, मतलब कि पेरेंटल सेल से डॉटर सेल नहीं बन रही है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मेटाबॉलिकली एक्टिविटी देखने को मिलती है वो किसमें मिलती है? इंटरफेज में मिलती है। मेटाबॉलिकली एक्टिविटी। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है? पहली चीज तो ये याद रखनी है, इंटरफेज को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां सेल डिवाइड नहीं होती है, सेल का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रेस्टिंग फेज। ओके, बट इस फेज में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही है, मतलब यहां सेल रेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन यहां पे सेल सबसे ज्यादा, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहीं करती है तो सबसे ज्यादा सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंटरफेज के ही अंदर करती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, इंटरफेज को पूरी की पूरी सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है इंटरफेज को, तो ये पॉइंट भी याद रखेगा। आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो वो फेज होता है इंटरफेज। बच्चों याद रखिए इस पॉइंट को कि इंटरफेज जो होता है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। सेल साइकिल का अगर कोई फेज सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है तो वो है आपका इंटरफेज। आपको मैं ये बता दूं 95% टाइम जो है इंटरफेज में लगता है, सिर्फ और सिर्फ 5% टाइम आपका एम फेज में लग रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। 95% ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे सेल डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। दूसरी चीज बच्चों, यहां पर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिविटी देखने को मिलती है। थर्ड, इसको लॉन्गेस्ट फेज के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पूरी की पूरी सेल साइकिल में अगर सबसे ज्यादा टाइम कहीं लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज में लगता है। 90% जो सेल साइकिल में टाइम लगता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज में लगता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल रेस्ट कर रही है। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर जो चीजें मैंने बोली ना कि सेल इनलार्ज हो रही है, वो सारी प्रोसेस अब वन बाय वन आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। जैसे कि पहला पार्ट इसका क्या है बच्चों? पहला पार्ट है इसका जीवन फेज। जीवन फेज को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि गैप वन फेज के नाम से भी जाना जाता है। जीवन फेज को ये सिंथेटिक फेज, मतलब कि एस फेज से पहले आता है, इसीलिए इसे प्री सिंथेटिक फेज कहा जाता है। एस फेज को सिंथेटिक फेज कहा जाता है। तो देखिए ये एस फेज से पहले आता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? प्री सिंथेटिक फेज भी कह देते हैं। दूसरी चीज बच्चों क्या है? देखिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज। तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज क्या याद रखनी है? पहली चीज तो ये याद रखनी है, जीवन फेज को हम गैप वन के नाम से जानते हैं। प्री सिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस फेज से आता है। और पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कहते हैं? जब आप सेल साइकिल देखेंगे, ये समझिए ये एक सेल साइकिल है, तो ये देखिए ये जीवन फेज हुआ, एस फेज, G2 फेज, और यहां पर आता है एम फेज। एम फेज क्या है? माइटोटिक फेज। ये जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज एंड एम फेज। तो एम फेज के बाद दोबारा से क्या आ रहा है? जीवन फेज, इसीलिए हम इसे पोस्ट माइटोटिक फेज कह रहे हैं बच्चों। हर जितने भी वर्डिंग है, हर वर्डिंग एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, इसलिए उनको ये नाम दिए गए हैं। अब देखिए बेटा, मैंने बोला इंटरफेज को क्या कह रहे थे हम? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। अब देखिए मैंने बताया इंटरफेज किसमें, इसके 3 फेजेस होते हैं, जीवन फेज, एस फेज एंड G2 फेज। अब बच्चों देखिए ये जो जीवन फेज है, जीवन फेज इन एस फेज एंड G2 फेज इन दोनों से क्या होता है? बड़ा होता है। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूं इन जो जीवन फेज होता है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। बच्चों ये याद रखिएगा मेरे वर्डिंग्स को, मैं किसका लॉन्गेस्ट फेज बोल रही हूं? मैं कह रही हूं कि जीवन फेज जो होता है वो
इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज होता है। जो इंटरफेज होता है वो सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जीवन फेज जो होता है ये बेसिकली दो टाइप में होता है, शॉर्टर एंड लॉन्गर। मैंने क्या कहा, जीवन जो होता है ये क्या हो सकता है, जीवन शॉर्टर भी हो सकता है, शॉर्टर भी हो सकता है एंड लॉन्गर भी हो सकता है। अब ये शॉर्टर एंड लॉन्गर का क्या मतलब है, देखिए बच्चों, शॉर्टर का मतलब क्या है, डीएनए शॉर्टर का मतलब ये है, जीवन फेज शॉर्टर का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि जीवन फेज छोटा हो जाएगा, नहीं, सारे के सारे फेजेस में सबसे बड़ा फेज जीवन फेज ही है, लेकिन जीवन फेज शॉर्टर का मतलब ये है कि पूरी सेल साइकिल ही क्या हो चुकी है, छोटी हो गई है। जब एक पूरी सेल साइकिल छोटी होगी तो जीवन फेज भी क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। लेकिन जब एक सेल साइकिल बड़ी होगी, एक बड़ी सेल साइकिल होगी तो जीवन क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, शॉर्टर जीवन का मतलब ये नहीं कि जीवन छोटा हो गया है, जीवन सबसे बड़ा है, एस फेज से, G2 फेज से, इनसे सबसे बड़ा है। लेकिन जो जीवन फेज है, जीवन फेज ये क्या है, उस सेल साइकिल में, वो सेल साइकिल के छोटे होने से छोटा हो गया है, उन सबसे तो बड़ा है, लेकिन सेल साइकिल के छोटे होने से जीवन फेज भी छोटा हो गया। इसका मतलब ये है, जीवन शॉर्टर का मतलब ये है, मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ जो डिवीजन है वो फ्रिक्वेंटली क्या हो, उसकी वो क्या हो गया, कम हो गया है। अब देखिए, ये तो शॉर्टर एंड लॉन्गर की बात है। अब बात करते हैं कि आखिर जीवन फेज में होता क्या है, क्या चीजें होती है जीवन फेज में। तो देखिए, पहली चीज क्या है, यहां पर क्या होता है, यहां पर एमिनो एसिड बनना स्टार्ट होते हैं। मैं कह सकती हूँ यहां पे, फिर यहां पे मैं कह सकती हूँ यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। जीवन फेज में क्या हो रहा है, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होगा। देखो, एमिनो एसिड क्या होती है, एमिनो एसिड बनेंगे तो एमिनो एसिड की चेन बनेगी, तो आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जीवन फेज में क्या होता है, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड बने तो प्रोटीन बनेगा। आपको पता है एमिनो एसिड की ही चेन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब देखिए, साथ ही साथ यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एटीपी बनती है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड यहाँ पे आरएनए बनता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए भी बन रहा है। वहीं जीवन फेज में बच्चों कुछ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली का भी यहाँ पे क्या होती है, डुप्लीकेट हो जाती है, इनलार्ज होती है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलीज आर डुप्लीकेट। अब बच्चों मेरी वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट हो रही है। तो ये मेरी जितने में मैं वर्डिंग बोल रही हूँ उन्हें ध्यान से सुनिएगा। जीवन फेज में ज्यादातर सेल ऑर्गेनेली क्या हो जाती है, वो डुप्लीकेट हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, मतलब साइज में क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये याद रखिए बच्चों कि सेल ऑर्गेनेली तो डुप्लीकेट हो रही हैं, वो क्या हो रही है, सेल ऑर्गेनेली तो डुप्लीकेट हो रही है, लेकिन सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट नहीं हो रही है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली क्या हो जा रही है, यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेली ऐसी भी है जो यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होती है, आगे चल के डुप्लीकेट होंगी। तो इतने पॉइंट आप याद रखिए। इसको हम क्यों प्री सिंथेटिक फेज कह रहे हैं, क्योंकि ये एस फेज से पहले आता है, एस फेज को ही हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, इसलिए इसे प्री सिंथेटिक फेज कह रहे हैं। पोस्ट माइटोटिक क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। फिर मैंने ये बताया इंटरफेज के अंदर लॉन्गेस्ट फेज अगर कोई है तो वो कौन सा फेज है, जीवन फेज। क्योंकि इंटरफेज में क्या आते हैं, 3 फेजेस आते हैं। क्या क्या है, जीवन फेज, एस फेज एंड G2 फेज, जिसमें जीवन फेज इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। अगर जीवन शॉर्टर बोली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन छोटी होगी, पूरी की पूरी सेल साइकिल ही क्या हो चुकी है, छोटी हो गई है। जीवन लॉन्गर का मतलब क्या है, पूरी की पूरी सेल साइकिल ही क्या हो गई है, लंबी हो गई है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, एमिनो एसिड बनता हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ पे एमिनो एसिड बनेगी तो प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे एटीपी भी आपको दिखाएगी, उसका फॉर्मेशन भी दिखाई देगा, न्यूक्लियोटाइड बनते हुए दिखाई देंगे। अब देखो बच्चों, आगे चल के देखो, सिंथेटिक फेज में मैं आपको ये बता दूं, डीएनए डुप्लीकेट होता है, और डीएनए डुप्लीकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ
डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए का मोनोमर कौन है? डीएनए अगर पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड की एक चेन मिलकर क्या बनाती है? डीएनए को बनाती है। तो आगे चल के डीएनए बनना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड कहां बन जाता है? जीवन फेज में ही बन जाता है। आरएनए भी जीवन फेज में बन जाता है। एंड मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली भी यहाँ पे क्या हो जाती है? डुप्लीकेट हो जाती है। तो ये तो था जीवन फेज। अब जीवन फेज के बाद बच्चों देखिए, अब चलते हैं एस फेज में। अब बच्चों सुनिए ध्यान से, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, एस फेज को क्या कहते हैं हम? यहाँ पे सिंथेटिक फेज कहते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है, अभी मैंने बोला कि एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है। डीएनए डुप्लीकेट का मतलब क्या है? आप ये समझिए, अभी तक मेरे पास अगर जो भी क्या था? क्रोमोसोम था। ये समझिए मेरे पास क्रोमोसोम है, तो मेरे पास अभी क्या है? क्रोमोसोम है, लेकिन मेरे पास क्या है? क्रोमेटिन क्या है? सिंगल क्रोमेटिन है। ये क्या है? क्रोमेटिन है। तो ये याद रखिए, मेरे पास क्रोमोसोम तो है लेकिन मेरे पास क्रोमेटिन क्या है? सिंगल है। आफ्टर एस फेज क्या होगा? आफ्टर एस फेज जो मेरे क्रोमेटिन है ये सिंगल से क्या हो जाएंगे? डबल। ये सिंगल से क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। मतलब ये डीएनए, ये मेरा डीएनए कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। मेरे क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है? आप देखो बच्चों, क्रोमोसोम मेरे में क्या दिख रहा है? क्रोमोसोम में मुझे क्या दिख रहे हैं? 2 क्रोमेटिन देखने को मिल रहे हैं। तो बिफोर एस फेज क्या है? क्रोमोसोम में आपको एक क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। आफ्टर एस फेज क्या होगा? आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? कि यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? क्रोमोसोम तो एक ही है, क्रोमोसोम बेटा एक ही होगा। यहां पे भी एक क्रोमोसोम है, यहां पर भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से सुनिए। देखिए, आप सभी को पता है कि, चलिए पहले मैं इसको शॉर्ट में दूसरी चीज से बताती हूं, फिर आपको दूसरे मेथड से बताऊंगी। बिफोर एस फेज, बिफोर एस फेज मुझे क्या देखने को मिल रहा है? अगर एक क्रोमोसोम है, अगर एक क्रोमोसोम है तो मुझे क्रोमेटिन कितने देखने को मिलेंगे? एक ही क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे। एक ही मुझे क्या मिल रहे हैं? एक ही क्रोमेटिन देखने को मिल रहे हैं। ये है बिफोर। अब मैं बात करती हूं आफ्टर एस फेज, मतलब कि जब एस फेज हो गया उसके बाद मुझे क्या दिखाई देगा? अगर एक क्रोमोसोम है, अगर एक क्रोमोसोम है तो मुझे क्रोमेटिन कितने देखने को मिलेंगे? मुझे यहां पर 2 क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट याद रखेगा, एक क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन मुझे यहां पे एक ही देखने को मिलेगा। लेकिन एस फेज के बाद मुझे अगर एक क्रोमोसोम है तो क्रोमेटिन कितने देखने को मिलेंगे? 2 क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे। तो यही चीज क्या है? एस फेज में हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स एस फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है? डीएनए का डुप्लीकेशन। आपको पता है हमारी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब देखिए, इसको लॉजिकली देखें। अगर एक सेल में एस फेज नहीं हुआ है, एस फेज से पहले मुझे, अगर मेरी सेल में 46 क्रोमोसोम है, दैट मीन्स मेरी सेल में क्रोमेटिन भी कितने होंगे? क्रोमेटिन भी 46 होंगे। अब देखो बच्चों, अब हो गया है एस फेज, मेरे सेल्स में क्या हुआ है? एस फेज हो गया। एस फेज हो जाएगा तो अगर 46 क्रोमोसोम है सेल्स में, अगर 46 क्रोमोसोम है तो मेरे को क्या दिखाई देगा? यहाँ पे, यहां पर अब मुझे क्रोमेटिन नंबर कितना दिखाई देगा? 92। मतलब एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिन कितने आ गए? अब एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिन कितने आ गए? 2 आ गए। तो 46 क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिन कितने हो जाएंगे? 92। तो बच्चों यही चीज कहलाती है एस फेज। एस फेज में क्या हो रहा है? एस फेज में बेसिकली डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है। अब देखिए, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है एस फेज में, तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। यहां पर डीएनए का जो मैं कहूंगी यहाँ पे उसके वेट में भी चेंजेस आएगा। ये समझो, अगर यहाँ पे डीएनए क्या हो? 20 पिकोग्राम का होगा। डीएनए यहाँ पे क्या है? 20 पिकोग्राम का होगा, तो यहाँ पर कितना होगा? 40 पिकोग्राम का होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे ये चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो आप कंक्लूजन लगाते हैं कि हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला? जस्ट अ वेट। अब देखिए, मुझे यहाँ पे देखने को क्या इवेंट्स देखने को मिले। सबसे पहली चीज,
आपने ये नोट करना है कि क्रोमोसोम तो क्या होगा, सेम होगा, क्रोमोसोम रिमेन सेम। क्रोमोसोम जैसा था, मतलब क्रोमोसोम अगर सिंगल था तो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन बट क्रोमेटीन या फिर मैं कहूं डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, डीएनए गेट डुप्लीकेट। क्या कहा मैंने बच्चों, क्रोमोसोम तो जो जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन डीएनए क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। डीएनए डुप्लीकेट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे क्या आ चुके हैं, बेसिकली 2 क्रोमेटिन आ गए, तो डीएनए क्या हो गया, डुप्लीकेट। पहले डीएनए क्या था, सिंगल था, मतलब एक ही क्रोमेटिन था, लेकिन एस फेज के बाद क्या हुआ, डीएनए क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। क्रोमोसोम नंबर उतने ही है, लेकिन डीएनए में जो क्रोमेटिन नंबर है वो बढ़ गए, तो डीएनए क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। दूसरी चीज देखिए, जो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो आपको एक पॉइंट याद रखना है, हमने देखा इससे जीवन फेज में क्या हुआ था, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस होता है इस फेज में, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है, डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या हो रहा है, सिंथेसाइज्ड हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको जीवन फेज भी समझ में आ गया होगा, एस फेज भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एस फेज तो बहुत इजी है, होना क्या है, बस एक क्रोमोसोम था, एक जैसे ही एस फेज स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोम तो वही उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन उसका क्रोमेटिन नंबर बढ़ जाएगा। अगर एक क्रोमोसोम था बिफोर एस फेज, ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, देखो ये एक सेल है, इस सेल में क्या था, क्रोमोसोम क्या था, एस फेज से पहले सिंगल क्रोमोसोम देखने को आपको मिल रहा है, मतलब वहां पे क्रोमेटिन कैसे हैं, क्रोमेटिन आपको कितने देखने को मिलेंगे, क्रोमेटिन आपको सिंगल देखने को मिलेंगे। लेकिन आफ्टर एस फेज क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा, लेकिन क्रोमेटिन देखिए यहाँ पे मुझे कितने हैं, यहाँ पे क्रोमेटिन मुझे कितने, देखिए ये सेल में मैंने कितने क्रोमोसोम दिखाए, 1 2 3, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मैंने अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 दिखाए। देखो जैसे ही क्या होगा, एस फेज हो जाएगा, एस फेज के बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा, एस फेज के बाद ये देखो डी क्रोमोसोम होते हैं 1 2 3, लेकिन आप क्रोमेटिन देखो 1 2 3 4 5 6। तो यही चीज होती है हमारे एस फेज में, क्या हो रही है, यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। अब आते हैं एस फेज के बाद G2 फेज में। देखिए बच्चों, G2 फेज को हम क्या कहते हैं, G2 फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, गैप फेज। G2 फेज को क्या कहते हैं हम, गैप फेज कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं, इसे हम पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज, एंड हम इसे प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, पोस्ट सिंथेटिक। पोस्ट सिंथेटिक क्यों कहा, देखिए जब एक सेल साइकिल चल रही है, ठीक है, यहां पे क्या है, G1 फेज, एस फेज, सॉरी एस फेज, G2 फेज एंड फिर M फेज आ रहा है ना। तो देखिए पहले G1 फेज आया, फिर आया एस फेज, एस फेज के बाद क्या आ रहा है, G2 फेज, तो उसके बाद आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, पोस्ट सिंथेटिक फेज। लेकिन माइटोटिक फेज से पहले आ रहा है, इसलिए मैंने क्या कह दिया, प्री माइटोटिक फेज। तो इतनी चीजें आप बच्चों याद रखिए। क्यों मैं उसको पोस्ट सिंथेटिक कह रही हूं, क्यों प्री माइटोटिक कह रही हूं, प्री माइटोटिक इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो माइटोटिक फेज से पहले आता है, इसलिए प्री माइटोटिक कहा, वो पोस्ट सिंथेटिक इसलिए कहा क्योंकि वो सिंथेटिक फेज के बाद आ रहा है, इसलिए। अब देखिए पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था, G1 फेज में मैंने बताया था मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट कहां होती है, G1 फेज में होती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज कही थी कि सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली नहीं हो रही है। देयर आर 3 सेल ऑर्गेनेली विच आर इनलार्ज इन G2 फेज। 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो G2 फेज में आके क्या हो रही हैं, इनलार्ज हो रही हैं। और ये सेल ऑर्गेनेली हैं कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी। तो ये 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो G2 फेज में आकर के क्या होंगी, इनलार्ज होती हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली इनलार्ज हो जाती हैं G1 फेज में, बट यहां पर 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो कि G2 फेज में आके क्या होती हैं, इनलार्ज होती हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब बच्चों आप जानते हैं जिनके पास खुद का डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ G2 फेज में आकर इनलार्ज हो रही हैं। आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि वो 3 सेल ऑर्गेनेली कौन सी हैं जो G2 फेज में आकर इनलार्ज हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी, ये 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो कि यहाँ G2 फेज में आके क्या हो रही है, इनलार्ज हो रही है। एस फेज में क्या हो रहा है, ये पूछा जा सकता है, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ये पूछा जा सकता है कि कितने एक सेल में कितने, एस फेज में कितने क्रोमैटिन देखने को मिलेंगे एक सेल के अंदर, तो कितने 92 दिन मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको काम आ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं आपको वो बता दूं। ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे इसको क्यों पोस्ट सिंथेटिक प्री माइटोटिक क्यों कह रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब देखिए, ये भी आपको बता दिया मैंने कि 3 सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ G2 फेज में आके क्या हो रही हैं, इनलार्ज हो रही हैं। अब यहाँ इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए बच्चों क्या इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। यहां पर एक टाइप का प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जैसे आप याद रखिएगा, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यहां पर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्यूब्यूलिन सिंथेसिस कहां पे होता है, तो वो होता है G2 फेज में। G2 फेज में क्या हो रहा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का क्या हो रहा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या हो रहा है, सिंथेसाइज्ड हो रहा है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बेसिकली, ये सब के सब जो, अब देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा। देखिए G1 फेज में क्या हुआ था, G1 फेज में क्या हो रहा था, ये आरएनए, प्रोटीन, ये सारी की सारी जितनी चीजें थी ये सब क्या हो रहे थे, वहां पे सिंथेसाइज्ड हो रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही एस फेज स्टार्ट हुई तो एस फेज में ये इनका सिंथेसाइज होना रुक गया। मतलब ये यहाँ वहां पे जाकर क्या हुआ, इनका जितना भी सिंथेसिस हो गया रुक गया। वहां पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। अब जैसे ही G2 फेज स्टार्ट होगा, दोबारा से क्या होगा, जो आरएनए है, प्रोटीन है, जो रुक गए थे, जो सिंथेसाइज होना रुक गए थे, डुप्लीकेट होना रुक गए थे, वो दोबारा से G2 फेज में आके क्या होने लगेंगे, सिंथेसाइज होने लगेंगे, डुप्लीकेट होने लगेंगे। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, आरएनए, प्रोटीन, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब के सब सिंथेसाइज हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही एस फेज स्टार्ट होगा वो सब रुक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। देन उसके बाद क्या होगा, G2 फेज में यहाँ पे जो प्रोसेस रुक गई थी वो दोबारा से यहाँ जाके क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा खत्म हो गया इंटरफेज। इंटरफेज भी यहाँ पे आके हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब ये रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल क्या है, देखो बच्चों, बेसिकली हमारी सेल साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में जो सेल साइकिल हो रही है वो कैसे चल रही है, देखो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, और वो प्रोटीन का नाम है काइनेसिस। काइनेसिस प्रोटीन क्या करता है, रेगुलेट द सेल साइकिल। ये क्या कर रहा है, रेगुलेट सेल साइकिल। काइनेस प्रोटीन ये क्या है, काइनेस क्या है, काइनेस एक प्रोटीन है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, क्या है इसकी एक प्रॉब्लम, ये अकेले सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर सकता। इट इज
डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन। तो बेसिकली सेल साइकिल को अगर आपको है कि रेगुलेट कौन करता है, तो वो कौन करता है, अब हम एक वर्डिंग्स में कह सकते हैं एक ऐसा प्रोटीन जो साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। मतलब कि सेल साइकिल को रेगुलेट कौन करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस प्रोटीन। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस प्रोटीन क्या करता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। CDK2 कहते हैं इसे। क्यों कहा मैंने साइक्लिन डिपेंडेंट, क्योंकि काइनेस प्रोटीन का काम है सेल साइकिल को रेगुलेट करना, लेकिन ये अकेले सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं करता। जब तक ये क्या है, साइक्लिन पे डिपेंडेंट है, जब तक साइक्लिन नहीं मिलेगा इसे, ये क्या करेगा, सेल साइकिल को रेगुलेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस क्या करता है, इट्स रेगुलेट द सेल साइकिल। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी यहां पर समझ आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, सेल साइकिल जो होते हैं, इसके सेल साइकिल के अंदर क्या होते हैं, रेगुलेटरी पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलेटरी पॉइंट होते हैं। ये जो रेगुलेटरी पॉइंट है, इनको हम ट्रांजिशन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट भी कहते हैं। इन्हें हम एक और पॉइंट के नाम से बोलते हैं, जिसे कहते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मतलब है, ये समझिए यहां पर क्या हो रही है, चेकिंग होती है, क्या सेल साइकिल अच्छे से हो, यहाँ पे जितनी भी चीजें होनी थी वो फंक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, सेल साइकिल को रोक भी दिया जाता है। अब ये क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं बच्चों। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, या फिर मैं कहूं इसे ट्रांजिशन प्रोटीन या फिर चेक प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन में बच्चों देखिए क्या हो रहा है, रेगुलेटरी प्रोटीन या फिर ट्रांजिशन प्रोटीन जो है ये फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्रांजिशन एंड सेकेंड ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन एंड सेकेंड ट्रांजिशन। रेगुलेटरी पॉइंट्स जो हैं बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू चेक पॉइंट्स। द फर्स्ट चेक पॉइंट इज फर्स्ट ट्रांजिशन एंड सेकेंड ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन कहां से कहां की तरफ होता है, देखिए G1 से S की तरफ, G1 से S की तरफ होता है फर्स्ट ट्रांजिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेजर चेक पॉइंट। इसे हम कहते हैं मेजर चेक पॉइंट। और जो सेकेंड ट्रांजिशन होता है ये होता है G2 से M फेज। मतलब कि जो सेल साइकिल है G1 से जब S फेज में जारी होती है तो वहां पर क्या होती है, चेकिंग होती है, मेजर चेक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जब क्या होता है, G1 एंटर करता है S फेज में, व्हेन G1 इज एंटर इनटू S फेज, तो उस बीच में क्या होता है, एक चेक पॉइंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन कहते हैं, या फिर मेजर चेक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब सेल साइकिल जो होती है G2 फेज से M फेज में जाती है, जब सेल साइकिल कहां से कहां की तरफ जा रही है, G2 फेज से जब M फेज में भी जाती है, तो उस टाइम पे भी चेकिंग होती है, वहां पे भी एक चेक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइनर चेक पॉइंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, माइनर चेक पॉइंट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन कहां से कहां की तरफ हो रही है, G1 से S की तरफ। मतलब जब सेल एंटर कर रही है G1 फेज से S फेज में, तब वहां पर एक चेकिंग होती है। आप समझिए, इस चेकिंग में क्या होगा, अगर G1 में जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें फुलफिल हैं, मतलब वो पास हो गया, अगर वो G1 से S फेज में चले गया तो सही है, अगर नहीं गया तो ये यहाँ पे प्रोसेस रुक जाती है सेल साइकिल की। लेकिन इसीलिए इसको मेजर चेक पॉइंट इसीलिए कह रहे हैं। क्यों, अगर क्या है, G1 अगर S फेज में नहीं गया तो क्या होगी, सेल साइकिल वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन G2 फेज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए उसे माइनर चेक पॉइंट कह रहे हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। मेजर चेक पॉइंट जो होता है ये डिपेंडेंट होगा, आपको खुद पता है किस पे डिपेंडेंट होगा,
साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज में इसको हम क्या लिखते हैं, G1 साइक्लिन, ये किस पे डिपेंडेंट है, G1 साइक्लिन प्लस CDK2। CDK2 क्या है, अभी बताया मैंने, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। वैसे ये क्या होगा, M साइक्लिन CDK2। इनकी वजह से ही क्या होगा, ये क्या जा सकते हैं, G1 से S फेज में जा सकते हैं। अब देखिए इससे आगे आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो क्या है, देखिए एक स्टेज आ रही है जिसे हम कह रहे हैं क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज बेटा क्या है, देखिए जब G1 एंटर कर रहा है S फेज में तो उस टाइम पे क्या हो रही है, चेकिंग हो रही है। यहां पर क्या है, चेक पॉइंट है। ये चेक पॉइंट क्या है, मेजर चेक पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, देखो क्या है, कुछ स्पेशल प्रोटीन जिनका मैंने नाम बताया था, CDK2 मतलब कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब कि मैं कहती हूं काइनेज प्रोटीन एंड साइक्लिन प्रोटीन। मान लीजिए ये उतनी वेल अमाउंट में वहां पर नहीं मिले, ये प्रोटीन उतनी वेल अमाउंट में नहीं मिले, तो ये प्रोसेस क्या गई, रुक। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गई, रुक गई। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन वहां पर नहीं थी। तो होगा क्या बच्चों, देखो हुआ क्या, G1 से S फेज में जब साइकिल एंटर कर रही थी तो ये आप समझिए जो साइक्लिन है और काइनेज है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए। ठीक है, मैं क्या कह रही हूं, साइक्लिन एंड काइनेसिस। काइनेसिस क्या है, बेसिकली मैं क्या कह रही हूं, ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए, डू नॉट फॉर्म प्रॉपरली। ये प्रॉपरली क्या हुए, फॉर्म नहीं हुए। इनके प्रॉपरली फॉर्म नहीं होने की वजह से, अच्छे से फॉर्म नहीं होने की वजह से एक यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पर या ये सेल साइकिल क्या जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या मैं कहूं कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी या रुक जाएगी। बोलिए इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्विसेंट स्टेज कहते हैं। क्विसेंट स्टेज क्या है, जब क्या है, साइक्लिन एंड काइनेजेस प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बनते हैं और G1 फेज जो है वो S फेज में एंटर नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि साइक्लिन एंड काइनेजेस प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं। तो ये जो साइकिल है ये कुछ टाइम के लिए रुक जाती है या सस्पेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज। तो आई होप आपको क्विसेंट स्टेज समझ में आई हो। एक और चीज बता दूं, क्विसेंट स्टेज को हम G0 फेज के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि G0 फेज है क्या, कुछ नहीं है। काइनेसिस प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बने, या फिर मैं कहूं साइक्लिन एंड काइनेसिस प्रॉपरली नहीं बने ये प्रोटीन, तो इनकी वजह से क्या हुआ कि जो साइकिल थी वो कुछ टाइम के लिए रुक गई। उसी को हम क्या कहते हैं, G0 या फिर क्विसेंट स्टेज कहते हैं। तो मैं यहां पे कह सकती हूँ क्या है G0 या क्विसेंट स्टेज, जहां पे क्या हो, स्टॉप सेल साइकिल फॉर सम टाइम। हमेशा के लिए सेल साइकिल नहीं रुक रही है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। कुछ टाइम के लिए क्या हो रही है, ये सेल साइकिल रुक रही है। इसी को हम G0 या फिर क्विसेंट स्टेज कहेंगे। देखो बच्चों, एक पॉइंट आपने और याद रखना है, जब सेल किस में है, G0 फेज में होती है, तो ये याद रखिएगा यहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगी, जो G0 फेज होता है ये भी क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यहां पे आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, इसका मतलब। तो याद रखिएगा G0 फेज में क्या हो रहा है, साइकिल रुक जा रही है, लेकिन यहां पे आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को जरूर मिलेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा। देखिए बच्चों, अब इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। आज के हमारी जो टॉपिक था इसका हम निकाल लेते हैं कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला, देखिए बच्चों, सबसे पहला क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज के अंदर क्या आता है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। मैंने आपको क्या बोला था, G1 फेज क्या है, 90% टाइम कहां पे लग जाता है, G1 फेज में, जिसे मैं क्या कह रही हूं, लार्जेस्ट
फेज भी कह रही हूँ, आप दिख रहा होगा आपको सबसे बड़ा फेज दिख रहा है, एम फेज देख रहे हैं कितना छोटा सा है, ये 5% टाइम लेता है बस सेल साइकिल के अंदर, 95% टाइम इंटरफेस ले रहा है, जिसके अंदर भी लॉन्गेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट है G1 फेज। लॉन्गेस्ट इंटरफेस के भी अंदर लॉन्गेस्ट फेज अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, G1 फेज है। सेल साइकिल के अंदर लॉन्गेस्ट फेज कौन है, इंटरफेज है, और इंटरफेज के अंदर लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, G1 फेज है। तो देखिए सेल साइकिल में हमने क्या देखा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं G1 से। G1 में क्या हुआ, एमिनो एसिड्स बने, एमिनो एसिड से क्या बना, प्रोटीन बना, साथ ही साथ यहाँ पे आरएनए बना, साथ ही साथ यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस हुआ, तो साथ ही साथ एटीपी सिंथेसिस हुई। यहाँ पे हमने देखा मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट हो रहे थे, यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली क्या हो रहे थे, डुप्लीकेट हो रहे थे। एच फेज में गए, फिर हम एच फेज में क्या हुआ, ये सारी की सारी प्रोसेस रुक गई जो अभी हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गया, डीएनए में क्या हो गया, डुप्लीकेशन दिखाई दी। डीएनए में डुप्लीकेशन हुई तो उसके बाद जैसे ये प्रोसेस खत्म हुई फिर ये एंटर किया G2 फेज में, जहां पे क्या हुआ, जो प्रोसेस अभी तक रुकी थी, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन, जो भी चीजें हो रही थी, वो जो चीजें रुकी थी वो दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। एंड 3 सेल ऑर्गेनेली जो G1 फेज में डुप्लीकेट नहीं होती वो यहाँ आके डुप्लीकेट होंगी। क्या थी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब एम फेज के बारे में, माइटोटिक फेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।